साहब हम सभी के बीच में हैं और पिछले एपिसोड में हमने उपवास फास्ट कैसे करना है उसके ऊपर बड़े ही विस्तार से और अच्छी तरह से सर से जाना है और समझा है। और ये हम चर्चा कर रहे हैं एनडीएस के अंतर्गत शरीर को डिटॉक्स कैसे किया जाता है और उसके अंदर अभी हमारा थर्ड पॉइंट है ग्रीन जूसेस। तो ग्रीन जूसेस क्या होते हैं डॉक्टर साहब? जी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डिटॉक्स होना ज़रूरी है। और अगले एपिसोडों में हमने एनीमा के विषय में भी जान लिया कि कैसे एनीमा डिटॉक्स करता है। जी। बाद में हमने जाना कि उपवास से बॉडी कैसे डिटॉक्स होता है। और अंत का जो विषय है खास करके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ वो है ग्रीन जूस, हरी पत्तियों का जूस। जी। तो हरी पत्तियों का जूस शरीर को सबसे अच्छे तरीके से डिटॉक्स करता है। और हरी पत्तियों का जूस को हम ग्रीन ब्लड जूस भी कहते हैं। सर आप यहाँ पर जो हरी पत्तियाँ कह रहे हैं, तो हरी पत्तियाँ आप सब्जियों को कह रहे हैं या किसी पर्टिकुलर पेड़ की पत्तियाँ लानी है हमको? जो पत्तियाँ पशु आहार में ले सकते हैं अच्छा। वो सारी पत्तियों को हम ग्रीन जूस में इस्तेमाल कर सकते हैं। घास का भी जूस ले सकते हाँ, हैं? घास का भी जूस ले सकते हैं। अच्छा। जी जी। और हरी पत्तियाँ खास करके शरीर की सफाई करने में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए ही आदिकाल से हमारे देवी देवताओं को आप देख लो, गणपति को दूर्वा पहले देते हैं। जी। कृष्ण के पास जाओ तो तुलसी पत्र पहले लेके जाते हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बेलपत्ती पहले लेके जाते हैं। तो हमारे शास्त्र भी कहीं ना कहीं हमें ये निर्देश करते हैं कि खाने से पहले, कुछ भी खाने से पहले आप पत्तियों का सेवन अवश्य करो। और पत्तियां जो हैं वो हमारे जीवन में हर एक सेल्स को, हमारे बॉडी के एक एक सेल्स को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत महत्वपूर्ण रीति से अपना कार्य करती है। तो वैसे देखा जाए तो एनडीएस के जो पहलू है उसमें ग्रीन जूस से और भी काफ़ी सारे लाभ होते हैं। जी ये ग्रीन जूसेस क्या है वो तो आपने बताया, लेकिन इसमें थोड़ा और विस्तार से बताइए कि ग्रीन जूसेस में क्या क्या आता है। और क्योंकि मैंने तो पूछा आपसे घास, लेकिन ये सब्जियां भी तो इसी में आती होगी। जी जी, सब्जियों की श्रेणी हम अगर रखी जाए तो सब्जियां एक अलग सब्जेक्ट हैं और पत्तियां अलग सब्जेक्ट हैं। अच्छा। मानो कि गाजर आपको लिया, आपने बीटरूट हाँ। लिया, जी। तो उनको हम कंदमूल या सब्जियों में गिनती कर सकते हैं जिसमें जल तत्व है। जी। हाँ, हमारा बॉडी जो है 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 तत्व आधारित हमें भोजन लेने चाहिए। तो उसमें सारी सब्जियां में जल तत्व देती है। जबकि वही सब्जियों की पत्तियां जो हैं जी। वह हमें वायु तत्व देती है। अच्छा। तो वो वायु तत्व को हम हरी पत्तियों को ग्रीन जूस में इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कि सब्जियों को। अच्छा। जी। तो इसकी थोड़ी लिस्ट हमें बताइए कि कौन-कौन से मतलब पत्ते। पत्ते हैं जो आप जी पत्ते कह रहे हैं? जी जी जी। उसमें खास करके जो रुचिकर पत्ते हैं, का पशु तो कोई भी पत्तियां खा सकता है, हुँ। लेकिन हमारे मानव जीवन में हम सिलेक्टेड पत्तियां पसंद करते हैं। जी। तो मैं खास करके सभी दर्शकों को ये खास अटेंशन देना चाहूँगा कि जो पत्तियां हमें रुचिकर लगे, अच्छा, खाने में थोड़ी स्वादिष्ट लगे। स्वादिष्ट लगे, जैसे कि पालक की पत्तियां हैं, जी। पुदीने की पत्तियां हैं, धनिया की पत्तियां हैं, तुलसी पत्र हैं, सहजन की पत्तियां हैं, मीठी नीम की पत्तियां हैं। अच्छा। तो ये सारे हमारे डेली के किचन में हम इस पत्तियों को इस्तेमाल बिल्कुल। करते हैं। तो वैसी पत्तियां अगर हम अपने ग्रीन जूस में इस्तेमाल करें तो सबसे बढ़िया है, कारगर है और परिणामदायी है। जी तो इसकी इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं? थोड़ा विस्तार से जी बताइए। जी जी। सबसे बड़ा फायदा तो वो हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को तुरंत ही बढ़ा देती है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ हम 15 दिन हरी पत्तियों का जूस पिए, इजीली अवेलेबल हो, कोई ज़्यादा खर्चा करने वाली बात भी नहीं है। अगर आपके घर के सामने कोई सुंदर सा पेड़ हो, वो चाहे पीपल का हो या बड़ का हो, तो ऐसी पत्तियां जो पशु तो आहार में लेते हैं तो ज़्यादा हुँ। खर्च करने वाली बात भी
नहीं है। तो ऐसी पत्तियों को आप मिक्सर में डाल के अच्छे तरीके से उनको थोड़ा सा पानी भी 50% वाटर कंटेंट भी डाल देना है और उसको छान के पूरा 1 ग्लास 2 ग्लास या मैक्सिमम 3-4 ग्लास भी आप पी सकते हैं। तो उनसे हीमोग्लोबिन की मात्रा बिना दवाइयों के, बिना टेबलेट्स के या फिर कोई भी प्रकार का हमें ब्लड का जो अभी बाटला भी चढ़ाते हैं लोगों को हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, वो कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं बचती है। तो हीमोग्लोबिन राइजर के तौर के ऊपर पत्तियां सबसे महत्वपूर्ण काम करती हैं। जी। हमने जो सुना है अब तक, हमें तो ज़्यादा मेडिकल का इतना नॉलेज नहीं है। कहते हैं कि जो रेड वाली चीज़ें हैं, जैसे चुकंदर है, लाल जी। अनार है, ये चीज़ें जब हम सेवन करते हैं, जिनका हीमोग्लोबिन, आपने हीमोग्लोबिन का नाम लिया, जी। तो जी। जिनका हीमोग्लोबिन कम है, उसको बढ़ाने के लिए ये लाल वाली चीज़ों का सेवन किया जाए। पर आपने कहा कि ये जूसेस, जो पत्तियों के जूसेस हैं, उससे, ग्रीन जूसेस से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो इसमें आप कुछ कैटेगराइज करना चाहेंगे कि कोई पर्टिकुलर पत्तों के जो जूसेस है वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा कारगर है? ज़्यादा से ज़्यादा सभी पत्तियों से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा आपका। अच्छा, उसमें खास करके पालक की पत्तियां हैं, उसमें आयरन ज़्यादा से ज़्यादा आयरन मात्रा में ज़्यादा है। होता है। जी, जी। तो पालक की पत्तियों का सेवन हमें इंस्टेंट रिजल्ट देता है। बाकी की जो भी पत्तियां हैं जो कुदरत में हमको मिलती हैं, हुँ। वो सारी पत्तियां, पशु आहार वाली पत्तियां, वो खाने से पीने से हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत सुंदर आप बता रहे हैं ये जो ग्रीन जूसेस हैं, थोड़ा-सा सुनने में, और जैसे आप सुना रहे हो, अगर इमेजिन करें कि हम पालक की पत्तियों का जूस लें या किसी, तो थोड़ा-सा मन में पहले ही थॉट क्रिएट होता है कि ये बेस्वाद सा कुछ लगेगा। इसमें कुछ, जैसे अभी हमको कभी कोई कहते हैं कि भई आपको कद्दू का जूस लेना है ना? जी। तो हम क्या करते हैं, कद्दू का जूस निकालते हैं, पर उसमें एक एप्पल डाल देते हैं या फिर एक संतरा डाल देते हैं, तो उससे क्या है, वो कद्दू का स्वाद थोड़ा-सा व्यवस्थित हो जाता है। तो ये जो पालक, ये पत्तियों के जो आप ग्रीन जूसेस बता रहे हैं, जी। इसके स्वाद को बेहतर भी करने का कोई तरीका है क्या आपके पास? बहुत सुंदर प्रश्न है जो दर्शकों को बहुत काम आने वाला है। जो रुचे व पचे, पहली जी, बात है। हाँ, वही तो। अगर हमें भोजन पसंद ही ना आए हाँ, तो हमारे मुंह में सलाइवा क्रिएट ही वही नहीं वही होगी। बिना रुचि के खाए तो मजा ही ना आवे। हाँ। तो ग्रीन जूस को रुचिकर बनाने के लिए खास करके जो भी पालक, पुदीना, धनिया, मीठी नीम, सहजन की पत्ती, तुलसी पत्र, बेल पत्र जो भी मिले, कोई जी। जरूरी भी नहीं है कि सारे पत्तों को इकट्ठा करना है, 1-2 पत्तियां हम्म, मिल जाए तो भी हमारी सेहत के लिए काफी है। अच्छा। तो उस पत्तियों में आप लौकी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में टेस्ट बढ़ाने के लिए, पहली बात। जी। दूसरी चीज, अदरक और लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीन जूस को बनाने के लिए। हल्का सा सेंधा नमक भी यूज कर सकते हैं। जी। वो सी सोल्ट जो है, समुद्री नमक, उनको हम कहेंगे कि वो बिल्कुल ही वाइट पॉइजन है, उनको अवॉइड करना चाहिए किसी भी प्रकार के व्यंजन को बनाने के लिए। अच्छा। तो ये जो हमने जो बताया, सेंधा नमक, रॉक सोल्ट कहते हैं, उनका इस्तेमाल करके, और लास्ट में अभी सीजन चल रहा है फ्रूट्स में, ग्रेप्स का है या ऑरेंज का है, तो थोड़ा सा पोर्शन, थोड़ा सा पीस, हल्का सा फ्लेवर ऐड करने के लिए, आप फ्रूट फ्लेवर ऐड करने के लिए ग्रीन जूस में डाल दो। उसकी मात्रा बढ़ न जाए, ये ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आप ग्रीन जूस अच्छे तरीके से बना लो, आपको सारे प्रकार के स्वाद आ जाएंगे, खट्टे, मीठे, सारी चीज़ें। देसी गुड़ भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीन जूस बनाने के लिए। खट्टापन लाने के लिए हमने लेमन यूज़ कर लिया, अदरक थोड़ा तीखापन लाएगा। या फिर ज़्यादा बीमार नहीं है, हल्का सा कोई बीमारियां हैं, तो आप जो ग्रीन मिर्ची आती है, तो ग्रीन मिर्ची को भी थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए इस्तेमाल हाँ, कईयों कर को सकते तीखा हैं। पसंद आता है तो हाँ। मिर्ची डाल। तो जैसे कि आप समझो, पानी पूरी में लोग कैसे पानी पसंद हाँ हाँ, करते हैं, तीखा पानी। तो ऐसे तीखा पानी ग्रीन जूस का बना के बड़े मजे से आप 2-4 ग्लास सेवन कर सकते वही हैं। मिर्ची अगर जूस में डले, और हाँ जी। जैसे आपने कहा थोड़ा सा सॉल्ट, जी है ना, बिल्कुल। तो स्वाद तो आ ही आ जाएगा। जाएगा। जी एक जी। कैंसर पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, उनको ये ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। उनको तो रुचिकर वो चीज़ें बना लेनी है। सेंधा नमक का आप बता रहे हैं,
वो काला नमक भी ठीक है यूज करने को, काला उसमें थोड़ा नमक, अलग स्वाद आता हाँ है। हल्का सा काला नमक भी यूज कर सकते हैं, जब तक हम कहते हैं कि ये तो आसक्ति जो हमारी है हम्म। स्वाद के प्रति, हम्म। जब तक रहेगी तब तक आपको ये सारी चीजें बनानी पड़ेगी। जी। एक समय ऐसा आता है साधना मार्ग में कि आप स्वाद से ऊपर उठ जाते हैं, तो स्वाद से आसक्ति का ये मार्ग है एनडीएस, लेकिन ये अलग अलग पायदान है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको ना मिर्ची की जरूरत पड़ेगी, ना खारापन लाने के लिए रॉक सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी, तब ये जूस आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना शुरू कर देगा। और आप जब तक आप उनके साथ सेट नहीं हुए हैं तो आपको एक्सट्रीम लेवल के ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप जी। ये हमको कह रहे हैं, दर्शकों को ये बात समझनी चाहिए यहाँ पर कि जो डॉक्टर साहब बताना चाहते हैं कि जब आप एनडीएस फॉलो करना शुरू कर रहे हो और चीज़ें आपको इजी नहीं लगती हैं अडॉप्ट करने के लिए, तो आप थोड़े समय इसको हैबिटेड होने के लिए ये चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। किसी में मिर्ची डाल ली, किसी में थोड़ा सॉल्ट डाल लिया। सॉल्ट में भी सी सॉल्ट को टोटली ही अप्रूव नहीं कर रहे हैं सर। रॉक सॉल्ट अर्थात जिसको सेंधा नमक हम कहते हैं, या फिर काला नमक जो थोड़ा अलग स्वाद का होता है, उसको आप यूज कर सकते भाई हैं। जी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में सोल्ट का कोई रोल ही नहीं है। जी। जो पालक है उसमें नेचुरल सोल्ट है, बीट रूट में नेचुरल सोल्ट है, स्प्राउट्स में है, ऐसे काफ़ी सारे जो नेचर दे रही है उस सभी चीज़ों में नेचुरल सोल्ट तो रखा ही गया है। हाँ। यूँ तो हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर से सोडियम की कमी आ रही है, हाँ, बराबर। बाकी आयोडीन की कमी आ रही है, क्योंकि हम प्राकृतिक जीवन शैली में जीना ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं और फिर ऊपर से आयोडीन के गोलियां खा रहे हैं, सोडियम की गोलियां या इंजेक्शंस कुछ भी ले रहे हैं। तो ये तो हमारी जो जीवन शैली है गलत तरीके से हम डाइवर्ट कर रहे हैं, इसलिए दवाइयों में और औषधियों में फंसे हुए हैं। जी। बहुत ही सुंदर तरीके से सर ने बताया। कई बार मैंने देखा कुछ लोगों को जब शुगर हो जाती है या फिर शुगर ना हो एक उम्र के बाद, उसके लिए वो कुछ मीठा खाना कम कर देते हैं और कुछ दिन बाद जैसे मान लो उनको शुगर केन का जूस ही दे दिया जाए, तो उनको वो इतना ज़्यादा मीठा फील होने लगता है क्योंकि वो नॉर्मल जीवन में मीठा नहीं लेते। सेम उसी तरह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जब हम सॉल्ट ऐसे ऊपर से लेते हैं क्योंकि हमें वो आदत सी बन चुकी है कि चाहिए मुझे, लेकिन जब जैसे सब्जियों के नाम, जूसेस के नाम सर ने लिए, जैसे पालक है, इनमें नेचुरल इनबिल्ट सॉल्ट होता है, तो जब हम इसके हैबिटेड हो जाते हैं तो धीरे धीरे उसमें जो इनबिल्ट है वही हमारे स्वाद के लिए परिपूर्ण हमको फील होने लगता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हैबिट के ऊपर भी निर्भर करता है और थोड़ा सा बुद्धि में हम जिस तरह चीज़ों को लाते हैं, सोचते हैं, वो उस पर भी बहुत कुछ निर्भर होता है। तो ग्रीन जूसेस के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से जान रहे हैं, सर हमें बता भी रहे हैं, लेकिन इसका मेन जो एस्पेक्ट है मुझे लगता है इसको लेने का तरीका क्या होना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। सर इस चीज़ को आप थोड़ा सा विस्तार से हमें बताइए। जी जी। एनडीएस में जो पद्धति है, जीवन शैली है, वो पंच तत्व आधारित पद्धति है। अच्छा। फिफ्थ एलिमेंट, जो 5 एलिमेंट्स हैं वो हमारे शरीर में जानी चाहिए। उसमें हमारा ह्यूमन बॉडी है, सभी लोग जानते हैं कि आकाश तत्व से बना है, वायु तत्व से बना है, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। तो 5 तत्व हम कौन कौन से व्यंजन से ले सकते हैं? तो एक तो उपवास से हमें आकाश तत्व मिल गया, जबकि जो वायु तत्व है वो हमें पत्तियों से मिल रहा है। आपने प्रश्न पूछा कि हम किस समय के ऊपर ले सकते हैं, तो ज़्यादातर हम सभी को कहते हैं कि पहले आकाश तत्व ले, बाद में वायु तत्व ले। उठते ही उपवास करना है, आपकी क्षमता के अनुसार 3 घंटे से लेकर 8 घंटे तक कोई भी उपवास कर सकता है। जैसे आप उपवास को ब्रेक करते हैं, फास्टिंग ब्रेक करते हैं, तभी वायु तत्व का इस्तेमाल करना है। वो कोई फल खा के उपवास तोड़ने की राय नहीं दूंगा। सिर्फ और सिर्फ आप पत्तियों का सेवन करके, चबा के या ग्रीन जूस बना के पीकर आप फास्टिंग को ब्रेक करो। आकाश तत्व बहुत हल्का है, वायु तत्व इनसे थोड़ा भारी है, तो दिन की शुरुआत हल्के से भारी की तरफ जाना है। तो दूसरा पायदान है वायु तत्व का।
तो लगभग 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे के आसपास आपका उपवास आपको जब भी ब्रेक करना है, तब जाके आपको हरी पत्तियों के जूस का सेवन करना है। रही बात उनकी मात्रा की, तो आपको प्यास कितनी लगी है, एक गिलास में आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो दूसरा गिलास पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरुआत के बीमारी के समय में किडनी के अलावा जो भी पेशेंट हैं वो 2-3 गिलास अच्छे तरीके से 200-200 ml के लगभग 500 ml तक ग्रीन जूस का सेवन कर सकते हैं। ये जो सुबह आपने फास्ट की बात कही है, तो क्या इसमें हम सुबह से अपनी नीड के अनुसार पानी ले सकते हैं? पानी लेना फास्ट में इंक्लूड, फास्ट टूटने में इंक्लूड होता है, या जी, उसको फास्टिंग ही माना जाएगा? एनडीएस का जो सिस्टम है पूरा, जी। एक चैनल, एक विधि है जी। उस विधि में हम पानी को अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब सुबह का जो फास्ट है जितना आप कर सकते हैं, उस फास्ट को आप लोगों को एब्सोल्युटली निर्जला की तरह फास्ट रखना है, और लेके जब जाना आप है। ब्रेक कर रहे हैं, जी। जो अभी आपने कहा उस हिसाब से जो ग्रीन जूसेस है उनमें से कोई एक चीज लेकर के आपको उसको ब्रेक करना चाहिए। करते हैं। और जो आप स्वस्थ हो गए हैं एनडीएस जी। करते करते, जी। तो इन दौरान आप पानी का हल्का सा सेवन करने की कोई मना नहीं है, क्योंकि एनडीएस में जो भी नियम बनाए गए हैं वो हमारे लिए हैं, खुद के स्वास्थ्य के लिए हैं। लेकिन ये भी बातें ध्यान में रखनी है कि हम नियमों के लिए बंधे हुए नहीं है। हमारी कंडीशन कौन सी है हमारी बॉडी की, उस अनुसार आप लेमन जूस भी उपवास के दौरान ले लो, फास्टिंग के दौरान। आप कोई हल्का सा कोई भी आपको अच्छा लगे, वो पत्तियां चबा ली बीच में तो भी चलता है। लेकिन मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाना है तो टोटल फास्टिंग करके बाद में ही हरी पत्ती का जूस का सेवन करना है। जी। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सर हमको बता रहे हैं, और जब हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, हमारे शरीर की नीड क्या है, दर्शकों को मैं बार बार कहूँगा कि इस चीज़ का बहुत ही एक क्या कहेंगे बैलेंस या कैलकुलेटिव तरीके से आप अपनी बुद्धि में इसको बिठाएं कि आपका जो वर्कलोड है उसके हिसाब से आप इन चीज़ों की मात्रा निश्चित करें, किसी भी चीज़ की अति में ना जाए, क्योंकि सर ने 2 बार हमें रिमाइंड करा है कि किसी भी चीज़ की जो अति होती है वो किसी तरह से नुकसानदायक ही सिद्ध होती है। इसीलिए आप अच्छी तरह 1 बार क्या 2 बार इस चीज़ों को सुन करके अपना दिनचर्या, अपना वर्कलोड या जिस तरह की आपके शरीर की नीड है उसी के प्रमाण से इसको डिसाइड करें। तो हम ग्रीन जूसेस के ऊपर काफ़ी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। सर मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि अगर हम ग्रीन जूसेस को फॉलो करते हुए अगर फुल डे इसी के अकॉर्डिंग करना चाहे तो उसकी विधि किस तरह से होनी चाहिए? जी, बहुत बीमार चल रहे हैं जो लोग, उनको अगर 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन सिर्फ और सिर्फ ग्रीन जूस का सेवन कर लें तो बड़े से बीमारियां हटानी बहुत आसान हो जाती है। पत्तियों का ही सेवन, उसमें न फल आएंगे, न सब्जियां आएंगी, न कुछ कंदमूल या स्प्राउट आएंगे, तो वो भी हमारे बैलेंस डाइट के लिए इतना ही जरूरी है। लेकिन बीमार व्यक्ति के लिए 5-15 दिन या महीने भर के लिए भी अगर सिर्फ और सिर्फ हरी पत्तियों का ही सेवन करवाया जाए तो इवन कैंसर, किडनी, एचआईवी जैसे महामारी रोगों से भी रिवर्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जीवन शक्ति जब बीमार व्यक्ति की बहुत लो चलती है तो उनके ऊपर हम किसी भी प्रकार के डाइजेशन का बोझ नहीं डाल सकते। फल है जिसमें अग्नि तत्व मिलता है वो थोड़ा भारी है वायु से, सब्जियों में जल मिल रहा है वो पचाने में भारी है, अनाज दालों में पृथ्वी तत्व मिल रहा है वो पचाने में और भी भारी है। तो ऊपर के जो भारी तत्व हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व, इन तीनों को हटा दिए जाएं और 15 दिन, 12 दिन या महीने भर के लिए सिर्फ और सिर्फ शरीर को वायु तत्व दिया जाए और आकाश तत्व जो उपवास से मिलता है, जो अणुविहीन तत्व है। तो ये दोनों चीजों से व्यक्ति की सारवार, उपचार एक अलग तरीके से होती है, लेकिन ये जीवन शैली नहीं है। ये बात दर्शक अवश्य ध्यान रखें। किसी को बहुत मजा आ रहा है, शरीर की क्षमता नहीं है, फिर भी उपवास और पत्तियां ही पी रहे हैं, तो एक समय आगे जाके उनको किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी भी आ सकती है। हाँ, उसका शरीर जब उन दोनों चीज़ों से एडजस्ट हो जाता है, फिर वो धूप में जाए तो सन से सीधा अग्नि तत्व ले, वायु से सीधा वायु ले ले,
और धरती पे नंगे पैर चलने से पृथ्वी तत्व ले ले, ऐसा शरीर की क्षमता उनकी बढ़ जाती है। बाद में जो लोग पत्तियां और इसके ऊपर ही रहते हैं, तो इनसे बड़ा सिद्ध कोई नहीं हो सकता। हाँ, मतलब ये बात जो आप बता रहे हैं ये काफी एक्सट्रीम, मतलब एक तपस्वी की तपस्या का फल जी, उसको मिल जी। गया है। वहां हाँ, तक की बात है, बहुत ऊंची बात आप हमको बता रहे हैं, जी। जो कि शुरुआती दिनों में हाँ, हाँ, एक मुमकिन तरह नहीं से है। असंभव सी है। जी, और कई बार जो आपने अभी भी बात बताई कि जो लोग जूसेस और फ्रूट्स मतलब एनडीएस को फॉलो करने लग जाते हैं, तो उनको काफी अच्छा और हल्का लगने लग जाता है। बिल्कुल। लेकिन तब शरीर की नीड्स को हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप भूखे रहो और बस केवल थोड़े जूसेस लेकर के चलो, जिसके कारण आपका मतलब शरीर पर ऐसा परिणाम आए कि कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद लोग आपको पहचानना ही भूल जाए कि अरे भाई ये तो पहले अच्छा भला था और हाँ, अब इनकी शक्ल देख के पहचान में नहीं आता कि ये वो था। तो सही बात। अपने शरीर पर किसी तरह का हम लोगों को एक क्या कहे अत्याचार नहीं बिल्कुल, करना बिल्कुल चाहिए। जी, बिल्कुल। उसको उसकी नीड्स के हिसाब से, उसकी ग्रोथ के हिसाब से आगे व्यवस्थित चलाना चाहिए। ज़रूरी है। सर, आपने शुरुआत में जब हम अ, एनिमा और उपवास की चर्चा कर रहे थे, तब आपने कहा था कि आप जो ये एनडीएस सिस्टम चला रहे हैं, आपके कनेक्शन में बहुत सारे बच्चे भी हैं, यंगस्टर्स हैं, किशोर हैं। जी, तो मैं एक कंसर्न के रूप में आपको पूछना चाहूँगा, अगर हम किशोरों की, युवाओं की बात करें, तो लगभग 25 वर्ष तक तो हम ये कहेंगे कि हमारी बॉडी की एक ग्रोथ हो रही है। जी, हमको फुल न्यूट्रिशन पूरी तरह से अच्छा हेल्दी जो भी खाना है डाइट खाना चाहिए, ताकि उन बच्चों के शरीर की जो ग्रोथ है वो व्यवस्थित हो जाए। अभी ये जो हम अभी तक सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग चीज़ों को माइनस कर रहे हैं और मिनिमम से मिनिमम दे रहे हैं, बिल्कुल जी। जितना हुँ, बहुत मतलब आवश्यक है हुँ, ना, आवश्यकता से ज़्यादा थोड़ा भी नहीं। तो हुँ, क्या ये कंसर्न रखना ठीक है कि भाई युवाओं को या फिर किशोरों को इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, या उन्होंने हुँ, उनको उनके लिए कितना ये सही है? आप जी, थोड़ा सा इस कंसर्न को जी, क्लियर करें। जी, जी। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लोग जब फँसते हैं, लाचार होते हैं, बीमार होते हैं, तब जाके एनडीएस में आते हैं। जबकि इसको अगर शुरुआत से बचपन से इनको जीवन शैली अपना लिया जाए, हम्म, तो नेचुरल चीज़ों को बचपन से ही अगर खाने की आदत डाल ले, तो ये बच्चों के लिए और युवा के लिए मिरेकल्स हैं। और कहा जाता है कि हाई इंटेलिजेंट वो ग्रोथ होता है इनसे, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हम बिना पका ही ले रहे हैं शरीर में। तो लाइव फूड क्रिएट्स लाइव माइंड एंड डेड फूड क्रिएट डेड माइंड। हम तो बच्चों को लाइव दे रहे हैं। रही बात उपवास की, तो बच्चों को और युवाओं को कोई ज़्यादा बीमार नहीं है तो उपवास का कोई महत्व ही नहीं है उनके जीवन में, हेल्थ के लिए। हम्म, उनको तो सुबह सुबह सारे प्रकार के जो स्प्राउटेड हैं, उसमें उसने थोड़ा सा सब्जियों का सलाद मिक्स कर लिया, खजूर की चटनी या फिर हरी चटनी डाल के बड़ा सा भेल जैसा कुछ बना लिया। एक डिश या दो डिश भी अच्छे तरीके से चबा चबा कर उसमें 9-10 बजे के आसपास उनका जो नाश्ता चलता है, उन दौरान डाइट ले लिया। दोपहर में जितना भी फल खा सके या सब्जियां खा सके उनकी क्षमता के अनुसार वो लेते रहे, तो उनका हाई ग्रोथ भी होगा, मिनरल्स भी की भी कमी नहीं आएगी। हमारा कंडीशन तो यहाँ ये है कि पकाया हुआ छोड़ो आप, जी, एटलीस्ट मॉर्निंग और हम्म, ये लंच सेशन में। लेकिन कितनी भी बार खाने को अलाउ करते हैं कि 2 बार के बदले आप 4 बार भी भोजन ले लो, कच्चा भोजन हम्म, कम मात्रा में लो या थोड़ी उनकी शरीर की क्षमता के अनुसार लो, तो उसके लिए कोई बंदिशें नहीं है, नहीं है। आज काफ़ी सारे एथलीट्स हम्म, जो हम विराट कोहली या ऐसे कोई भी सेलिब्रिटीज़ को ले लें, तो वो सारे लोग इस कंसेप्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिए हैं कि आप खाओ, मज़े से खाओ, स्वादिष्ट खाओ, लेकिन सन कुक्ड खाओ। और जी, उनके काफ़ी सारे व्यंजन हैं। भाई जी बता रहे थे कि 1500 व्यंजन इसके बनते हैं, जूसीस के या रेसिपीज़ के। तो ये तो हमने सीखा नहीं बनाना, हम्म, इसलिए हमें पकाया हुआ भोजन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दर्शक मित्र जो भी युवा वर्ग और बच्चे सुन रहे हैं, उनको मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि आपको डिप्रेशन नहीं चाहिए, एंग्जाइटी नहीं चाहिए,
तन और मन से दोनों तरीके से स्वस्थ रहना है, तो आप बिना सोचे इस जीवन प्रणाली को तुरंत ही अपना लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से सुबह भी नाश्ते में इन चीज़ों का सेवन करें। खजूर है, अंजीर है, काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हमें मिलती है। थोड़ा सा पानी में भिगोकर आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं और पीनट्स ये सब कुछ स्मूदी वगैरह भी बनाते हैं ड्राई बढ़िया फ्रूट्स तरीके की। से। कोकोनट मिल्क है, जी। हम ज़्यादातर इस डाइट में एनिमल मिल्क को अलाउ नहीं करते हैं। एनिमल मिल्क ओनली एंड ओनली, ऐसा कहते हैं कि रोगों की गंगोत्री है, अच्छा। रोगों की जननी है। ज़्यादातर लोग क्या है कि मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड कहते हैं। मैंने लगभग बच्चों को 12 साल स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया है साइंस सब्जेक्ट, उसमें मैं मानता था कि मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड, जबकि मैंने खुद ने मिल्क छोड़ा, एनिमल मिल्क, और उसके रिप्लेसमेंट में सब्स्टिट्यूट में मैंने कोकोनट मिल्क यूज़ किया, तो सेहत भी बनने लगी और स्वास्थ्य भी प्राप्त होने लगा, क्योंकि उसमें भी कैल्शियम होता है नो डाउट एनिमल मिल्क में, लेकिन वो कैल्शियम हमारी शरीर में हमारी हड्डियों के लिए कोई भी उपयोगी नहीं है। हाँ, मोटापा देता है। अच्छा। क्योंकि 4 साल में एक बछड़ा बैल बन जाता है, इतना इसमें हेवी प्रोटीन रहता है। और वह हमारे मनुष्य के बच्चे को तो 25 साल के बाद युवा बनना है, लेकिन हम तो इजी वे ढूंढते हैं कि चलो जल्दी से जल्दी हमारा बच्चा भी हेल्दी हो जाए, मोटा दिखना चाहिए। हाँ, हम गाय का दूध या भैंस का दूध पीते हैं ना, तो हमारे यहाँ के मसल्स एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, पीछे के मसल्स एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, पेट का एरिया पूरा थोड़ा सा फूल जाता है, तो हम समझते हैं हम हेल्दी हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में एनिमल मिल्क उन लोगों को लेना चाहिए जो लोगों को सरवाइव करने के लिए कुछ भी भोजन अवेलेबल नहीं है, और जीवन का अस्तित्व को अगर आपको रखना है तो आप जो वो मिल्क को यूज़ कर लो, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। जब आपको दूसरी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएं तो जल्दी से जल्दी पहला काम एनिमल मिल्क को हटा देना है। और वो गाय का दूध है, अमृत समान है बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए नहीं है। उसमें काफ़ी सारे जो भी तत्व रखे गए हैं वो बछड़े के ग्रोथ के लिए हैं। और सबसे मैं सरप्राइजिंग चीज़ें तो ये ही दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो मैच्योरिटी एज है पशुओं की कम है, हमारे बच्चों की मैच्योरिटी एज 20 या 25 साल है। तो आजकल मनोविकारों का जो बहाव मन में और बुद्धि में उठता है, वो बहाव को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है। तो ये प्रयोग के माध्यम से ही पता चलेगा कि हमारे शरीर में ब्रह्मा कुमारी इस जीवन में पवित्रता के विषय के ऊपर काफ़ी जोर दिया जाता है। अगर आप सहज रीति से सेलिबेसी पर ये ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य के साधकों के लिए तो दूध, प्राणीजन्य दूध संपूर्ण वर्जित है। उनके कुछ भी अंश शरीर में जाएंगे तो कुछ ना कुछ उनका रिएक्शन दिल और दिमाग में आएगा, और उनको फिर साइलेंट करने के लिए एक्स्ट्रा योग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमें ये प्राणीजन्य दूध हमारी लाइफ से, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इस पे छोटे छोटे पहलू के ऊपर हम काफ़ी 10 एपिसोड बनाएं तो भी कम है। लेकिन हमारे जो भी तत्व चिंतक हो गए हैं, वो चाहे रजनीश ओशो हो गए हो या कोई भी जो तत्व चिंतक बड़े बड़े फिलोसोफर, उन्होंने दूध के विषय में बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कम से कम उनको बख्श दो, बछड़ों के लिए दूध छोड़ दो। हमारे लिए जो बादाम का मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, ऐसे 20 प्रकार के मिल्क हम निकाल सकते हैं, तो उनका सेवन अवश्य करना चाहिए। अगर न रह पाए, हमारी आदत बन गई है, हम दूध और दूध से बनी चीज़ों के आदी बन गए हैं, हम तो ये कहते हैं कि दूध और दूध से बनी कोई भी चीज़ें हमारे लिए नहीं है। आयुर्वेद और दूसरी पत्थियों में दूध, दही, छाछ, मक्खन, सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया है, लेकिन अगर हम उनके आदी हैं तो कम से कम एक बार लो शाम के वक्त, लेकिन उनका ज़्यादा सेवन हमारे सेहत के लिए बिल्कुल ही नुकसानदायी है। जी, बहुत ही सुंदर हम लोगों ने सर को प्रश्न पूछा था युवाओं और बच्चों के लिए, किशोरों के लिए जिनकी ग्रोथ हो रही है, तो उनको पूरी अच्छी तरह से डाइट, अच्छी तरह से न्यूट्रिशन वाली डाइट किस तरह से लेनी चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से और विस्तार से अकॉर्डिंग टू एनडीएस कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो हमको सर ने बताया। और फिर जो आता है एक महत्वपूर्ण विषय है दूध।
दूध जो है वो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, हमारे बल्कि पूरे फैमिली का, किचन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। दही, छाछ, चाय, ये सब चीज़ों के लिए दूध का कितना इम्पोर्टेंस मतलब हमारे अंदर परिवार में, किचन में, हमारी लाइफ में बन चुका है। लेकिन दूध अभी कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे हानिकारक होता जा रहा है, और दूध का क्या महत्व, कहाँ तक कितना होना चाहिए। और दूध के रिप्लेसमेंट, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि सर ने दूध के रिप्लेसमेंट में कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क जी और सोया मिल्क भी मैंने सुना हुआ है। तो बिल्कुल और कोकोनट मिल्क का तो दही भी, कर्ड भी बहुत अच्छा अच्छा बनता सुंदर है, बन जाता है। बिल्कुल तो ये बहुत विचारणीय बातें हैं। और आजकल तो हम देखते हैं 40 प्लस जो लोग होते हैं उनको दूध शरीर एक्सेप्ट ही नहीं करता है, गैसेस होते हैं, कई तरह की तकलीफें होने लग जाती सही हैं। बात है। तो ये भी बातें आजकल सुनने को मिलती हैं। और बहुत सुंदर एक कॉन्सेप्ट वेस्टर्न की तरफ से हमारे तरफ भी अभी आ चुका है और लोग फॉलो करते हैं, वीगन, है वीगन ना? यस हाँ, क्योंकि जो एनिमल मिल्क है उसको हमने अवॉइड करना चाहिए। तो दर्शक इस एस्पेक्ट पर भी अच्छी तरह सोच सकते हैं, और सोच समझ करके अपनी दिनचर्या, अपनी डाइट, उसको हम सेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि आपने हमको ग्रीन जूसेस, अभी हम चर्चा कर रहे थे ग्रीन जूसेस पर, कि उस एस्पेक्ट को बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सामने स्पष्ट किया। और आगे भी हम अच्छी तरह से डिटेल में चर्चा करेंगे एनडीएस के ऊपर। धन्यवाद सर। जी जी धन्यवाद।